हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू DSGK टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 22 मई के करंट अफेयर्स लेके। कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको फैलाएं। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन है, A, B, C और D। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन एक्चुअली जो एक डी था, नन ऑफ अबव, वो शायद मैंने भी इसमें लिखा नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों 20 मई। 20 मई को यह विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और ये दोस्तों क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। एक्चुअली दोस्तों, इस दिन एंटो जॉनसन ने मधुमक्खी की जो तकनीक है जो शहद बनाने की, उसको ईजाद किया था और इसी दिन उनका जन्मदिन भी था। तो इसी उपलक्ष्य को ले मतलब इसी चीज़ को लेके इसी दिन उसका ये मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आप देखते हो कि मधुमक्खी कितनी अच्छी तकनीक की, उसकी मतलब जो उसके पास तकनीक है वो शायद किसी के पास नहीं है। क्योंकि मधुमक्खी फूलों से थोड़ा थोड़ा रस उठा उठा के लाती है और छत्ते में जमा करती है, तब जाके वो एक पूरा इस पूरा शहद वो इकट्ठा करके और कितनी सलीके से उसको वहाँ पे इकट्ठा कर लेती है। तो ऐसी तकनीक तो शायद ही कोई बहुत रेयर देखने को मिलती है। तो ये मधुमक्खी की जो तकनीक थी, ये इन्होंने ईजाद की थी और इसी दिन इनका जन्मदिन था। तो उसी के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, जो हमारा इको तंत्र है तथा अन्य प्रांगण है, उनकी महत्ताओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ताकि लोगों को जो कीट हैं, पतंग हैं, जो प्रांगण हैं, उनकी जो महत्व है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता हो तथा उसके प्रति जागरूक हो लोग, इसलिए ये मनाया जाता है। अब दोस्तों, इसकी जो थीम थी वो क्या थी, सेव द बीव, सेव द बीज। और दोस्तों, इसी दिन 20 मई को एक दिन और मनाया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। तो इस दिन एक ये दिन भी मनाया जाता है। दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 मुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसके चार ऑप्शन हैं, A, B, C और D। तो दोस्तों, अभी जो केंद्र, देखो दोस्तों, हमारे पास एक्चुअली क्या है कि एक स्टेट होता है और एक केंद्र शासित प्रदेश होता है। केंद्र शासित में क्या होता है, केंद्र शासित में सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसका राज्य होता है और उसके अंदर क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। जैसे हमारे स्टेट में गवर्नर होता है तो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है। अब टोटल हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 9 है, पहले 7 थे। लेकिन अब बाद में क्या हुआ, जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको पहले राज्य का दर्जा था। लेकिन अब 317 हटाने के बाद क्या है, वो दो केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइडेड हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अब हमारे पास 9 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले हमारा जो टोटल स्टेट थी वो थी 29, अब स्टेट हमारी होगी 28। तो ये केंद्र शासित प्रदेश एक पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो कोविड-19 मुक्त हुआ है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लद्दाख। तो दोस्तों, जो लद्दाख है ये पहला ऐसा प्रदेश है जो कोरोना मुक्त हुआ है। और ये दोस्तों, जो लद्दाख है, इसको एक्चुअली 3 मई के बाद, इसमें यहाँ पे जैसे 3 मई से पहले इसमें कुछ केस थे, लेकिन 3 मई के बाद इसमें कोई भी केस नहीं मिले हैं, इसलिए यहाँ पे उसको कोरोना फ्री किया गया एक्चुअली। और जो दोस्तों भी जो अगर इससे करंट से हम रिलेट करें, तो हमारा जो इंडिया का जो ऐसा कौन सा स्टेट है पहला जो कोरोना फ्री था। तो दोस्तों, उसका राइट आंसर था हमारा गोवा। गोवा ऐसा स्टेट है जो कोरोना फ्री है। अब दोस्तों, बात है लद्दाख की। तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है R K माथुर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब दोस्तों, इसमें जो डी है, चंडीगढ़, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि चंडीगढ़ ऐसी कैपिटल है जो 2 स्टेट्स की है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ही 2 स्टेटों की एक ही कैपिटल हो। तो इसकी ये चंडीगढ़ है, हरियाणा और पंजाब की। ऐसा ये भी कुछ टाइम पहले था, थोड़ा सा था, बट वो एक फिक्स नहीं था।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की थी। एक्चुअली क्या था, पहले आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को जून 2014 में एक अलग राज्य बना दिया तेलंगाना। पहले क्या थी, दोनों की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन जो प्रस्तावित थी वो थी दोनों की अमरावती। अब आंध्र प्रदेश की है अमरावती और जो तेलंगाना की है वो हैदराबाद, क्योंकि जो तेलंगाना की जो सीमा, जो बाउंड्री बनाई गई थी, हैदराबाद उसी के अंदर ही आता था, तो इसलिए वहाँ की जो कैपिटल है वो हैदराबाद हो गई है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किसने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है? तो दोस्तों अभी ये एक्चुअली एक थोड़ा सा इंटरनेशनल, मतलब एक, आप ये समझ लीजिए एक तरीके से ये झगड़ा टाइप का है। अभी कुछ टाइम क्या पहले के, अभी कुछ टाइम क्या, 1 या 2 दिन की ही बात है। अभी जो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ए, नेपाल। अभी नेपाल ने ऐसा किया है। अभी नेपाल ने जो अपना नया मानचित्र जारी किया है उसमें क्या है, काला पानी और दो जगह और हैं इंडिया की, उनको क्या है कि अपने नक्शे में शो कर दिया। पहले वो नेपाल का पार्ट ना होके मतलब इंडिया का पार्ट था। वो थोड़ा सा हर मतलब थोड़ा बहुत था विवादित, पर क्या है कि एक वो था इंडिया का ही पार्ट। लेकिन अब क्या किया है, नेपाल ने जो अपना नया नक्शा जारी किया है उसके अंदर उन्होंने उसको मेंशन कर दिया है कि ये हमारी चीज़ें हैं, मतलब ये काला पानी और दो और क्षेत्र हैं, उनको अपने अंडर में बताया है। अब ये जो जो नेपाल के जो पीएम है, जो प्रेसिडेंट पीएम है, केपी शर्मा ओली, इन्होंने मतलब अभी ये बताया है। और दोस्तों बड़ी ये देखने वाली बात है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही अभी इंडिया ने नेपाल को दवाइयाँ भी प्रोवाइड करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी नेपाल अभी ऐसी हरकत कर रहा है। और इसमें कुछ हद तक देखा जाए तो चाइना का भी हाथ है। अभी कुछ टाइम पहले जो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या किया था, अभी नेपाल के जो मानसरोवर की जो यात्रा होती है हमारी, उसको लेके एक रोड भी बनाया था। तो उस रोड को लेकर भी अभी थोड़ा कुछ नेपाल ने विवादित बयान भी दिया था। उसको लेकर भी उसके मन में कुछ थोड़ा बहुत मनमुटाव चल रहा है। अब दोस्तों ये इन्होंने मतलब नेपाल ने ये बताया है। अब बात है नेपाल की, तो नेपाल की जो है कैपिटल है वो है काठमांडू, और यहाँ के जो करेंसी है वो है नेपाली रुपी, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी, और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। अब दोस्तों जो ये है काला पानी, ये हमारे इंडिया के कौन से मतलब क्षेत्र में पड़ता है? ये हमारे उत्तराखंड में पड़ता है। जो नेपाल और उत्तराखंड की जो सीमा टच करती है वहाँ पे ये पड़ता है। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो दोस्तों अभी जो जी वर्चुअल की जो बैठक हुई है, G20 जो देश है, एक्चुअली G20 ये देश नहीं है, इसमें 9 कंट्रीज हैं और एक यूएन है। यू यूएन मतलब, हाँ, यूरोपियन यूनियन भी है, इसके अंदर एक पार्ट है। वो कंट्री ना हो के मतलब कुछ देशों का एक समूह है, तो वो भी इसके अंदर मिला के टोटल ये 20 बनते हैं, तो इसको G20 बोलते हैं। तो अभी इनका क्या है, एक वर्चुअल समिट हुआ है। अब दोस्तों आप देखो जो वर्चुअल वर्ड है, जहाँ भी ये वर्चुअल आ गया तो आप समझिए कि जो ये चीज़ें हुई हैं ये किसी मतलब डायरेक्ट न होके वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई है। अब जैसे कुछ टाइम पहले एक वीडियो जिसमें 1 से 10 50 लोगों तक जो कर रहे थे, एक जूम सॉफ्टवेयर था, जूम कंपनी, उसको तो अभी कुछ टाइम पहले उसका थोड़ा सा हाईलाइट भी आया था। वो किस लिए आया था, क्योंकि जो वो जूम था वो क्या करता था, कुछ लोग कह रहे थे कि ये जैसे कि जिसकी जो डाटा है वो लीकेज करता है, मतलब दूसरी कंपनी किसी को बेच देता है, जो प्राइवेसी नहीं है। तो उस तरह के मतलब कुछ सॉफ्टवेयर थे जिसमें 1 से 10 20 या 15 लोगों को एक साथ मतलब कॉन्फ्रेंस करते हैं। और ये बैठक भी किस लिए हुई थी, ये जो कोरोना वायरस है इसलिए से रिलेटेड ये भी बैठक हुई थी। तो इसमें जो भाग लिया था वो हमारे लिया था किसने? ए, पीयूष गोयल। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो है पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल क्या है, जो ये हमारे राइट में फिलहाल रेलवे मंत्री हैं। राजनाथ जी हैं वो हमारे क्या हैं, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। और एस जयशंकर ये हमारे विदेश मंत्री, और डॉक्टर हर्षवर्धन ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों का भी बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन हमारा क्या राइट नाम है, कौन क्या है। अब दोस्तों ये जी वर्चुअल जो समिट हुई थी, इसकी जो मेज़बानी की है ये इस करते साउथ अरबिया।
एक्चुअली दोस्तों अभी जितने भी G20 के जो समिट हुए हैं या जो भी बैठक हुई है वो मोस्टली 99% क्या है, सारी सऊदी अरबिया ने की है। अब दोस्तों बात है सऊदी अरबिया की। थोड़ा सऊदी अरबिया के बारे में जान लेते हैं। अभी सऊदी अरबिया है उसके जो, अब दोस्तों जो जिस समिट अभी हुआ था वो हुआ था, अभी किसने की थी, यहाँ पे सऊदी अरबिया में। और जो 2021 में होगा वो कहाँ होगा, इटली के अंदर। और जो 2022 में होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, अपना इंडिया करेगा। अब बात है सऊदी अरबिया की, तो सऊदी अरबिया के जो किंग है वो है सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। और जो वहाँ के क्राउन प्रिंस है वो है मोहम्मद बिन सलमान। दोस्तों ये किंग और प्रिंस, ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगता होगा। किंग और प्रिंस में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। किंग होता है जो राजा होता है वहाँ का, जो फिलहाल प्रेजेंटली जो वहाँ पे राज्य कर रहा है उसको बोलते हैं किंग। और जो प्रिंस बोलते हैं जो उसका कोई बेटा होता है राजकुमार टाइप, उसको प्रिंस बोलते। जो क्राउन प्रिंस है मतलब जो आने वाले इन फ्यूचर में जो वहाँ का किंग बनेगा वो है सलमान बिन मोहम्मद बिन सलमान। और यहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है रियाद। अभी दोस्तों जब सऊदी अरबिया की बात हुई थी, सऊदी अरबिया से हम अगर करंट से रिलेट करें तो अभी दो चीज़ें अभी लास्ट टाइम पिछले 10 या 15 दिन में अभी सऊदी अरबिया ने कुछ दो रिफॉर्म किए थे, मतलब कुछ अपने सुधार किए थे लॉ के अंदर। वो क्या था, एक इसलिए सऊदी अरबिया में पहले कोड़े मारने की सज़ा होती थी, तो उन्होंने क्या किया है, कुछ टाइम पहले उन्होंने कोड़े मारने की सज़ा थी उसको भी बैन कर दिया था, मतलब लॉ से हटा दिया था। और एक था, क्या था कि जो नाबालिग व्यक्ति है उसको वो पहले मौत की सज़ा भी सुना सकते थे, लेकिन अब क्या है किया है उन्होंने, किसी भी नाबालिग व्यक्ति को वो सजाए मौत नहीं दे सकते थे। अब ये दो रिफॉर्म इन्होंने सऊदी अरबिया ने किए थे लास्ट टाइम। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार से के लिए नामांकित किया गया है। तो दोस्तों अब जो ये है मनप्रीत कौर, ये क्या है, ये पंजाब की है। कौन से वाला पंजाब है, ये जो पंजाब के पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है। एक्चुअली पंजाब क्या है, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो दो भागों में डिवाइड हो गया था। आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया था और आधा पंजाब इंडिया के अंदर चला गया था। तो जो पाकिस्तान वाला पंजाब है तो ये वहाँ की है मनप्रीत कौर। और इसको अभी ब्रिटेन में, अब ब्रिटेन का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है उससे नामित किया जाना था। और ये पुरस्कार उनको दिया जाता है जो 30 वर्ष से कम आयु के हो और जो उस क्षेत्र में कुछ अच्छा उत्कृष्ट कार्य करते हो। अब है बात पाकिस्तान की दोस्तों, क्योंकि ये पाकिस्तान की है तो हम थोड़ा पाकिस्तान के बारे में भी जान लेते हैं। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। और जो पीएम है वो तो आई मोस्ट सबको पता ही है, एक फेमस क्रिकेटर भी है इमरान खान। और जो पाकिस्तान, और जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है आरिफ अलवी। और दोस्तों अभी जब पाकिस्तान की बात है तो हम इससे अभी करंट से हम इसको रिलेट करें तो पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस महिला क्रिकेटर थी सना मीर। तो उन्होंने भी कुछ टाइम पहले ही संन्यास भी ले लिया था। अब दोस्तों जब पाकिस्तान की बात है, थोड़ा एक और रियल फैक्ट आपको बताता हूँ। आयशा मुगल नाम की एक मतलब ट्रांसजेंडर थी जो उन्होंने यूएन में भेजी थी। जो यूएन ने के अंदर, क्योंकि होता, देखो जो जो यूएन है उसमें करीबन 193 194 जो टोटल कंट्री हैं, जो भी ऑल ओवर कंट्रियां हैं, उनके जो टोटल हर कंट्री के एक या दो सदस्य वहाँ पे नामांकित मतलब होते हैं एज ए कमेटी के रूप में। कि मतलब एक स्टेट जो उसको मतलब एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे। तो इन्होंने भी जो आयशा मुगल को है यूएन में भेजा था। और ये पहली महिला थी जो पहली ट्रांसजेंडर थी, मतलब जिसको जो ट्रांसजेंडर तो आप लोग समझते ही होंगे, मतलब किसी को जो अपना लिंग है वो चेंज कराना, औरत से मर्द, मर्द से औरत, या फिर बीच में जो भी है वटेवर। तो ये पहली थी जो ऐसी मतलब इस ट्रांसजेंडर महिला थी। आप इसको महिला भी कह सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। और एक और रियल फैक्ट है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था राहुल देव। राहुल देव पाकिस्तान एयरफोर्स में ऐसे पहले कैप्टन हैं जो हिंदू हैं, अदरवाइज सारे के सारे वहाँ पे मुसलमान ही हैं। ठीक है दोस्तों। और अब जब पाकिस्तान की बात है तो थोड़ा एक और आपको चीज़ें बताता हूँ। जो पाकिस्तान और इंडिया को जो डिवाइड करने वाली लाइन है वो क्या है, रेड क्लिफ लाइन। बहुत से लोग दोस्तों इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि रेड क्लिफ लाइन, मन मैकमोहन लाइन। एक्चुअली जो मैकमोहन लाइन है वो है चाइना और इंडिया को करने के, चाइना और इंडिया को डिवाइड करती है। और एक लाइन है डूरंट लाइन, वो क्या करती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। और एक आती है 39 पैरेलल,
वो क्या करते हैं, यूएसए और कनाडा को डिवाइड करती है। और एक लाइन होती है 38 पैरेलल लाइन, वो क्या करती है, वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करती हैं। तो ये चार पांच जो लाइन है मेन में, तो ये आपको ये भी यादें होनी चाहिए। अब दोस्तों सबसे देखो, जो ये इंडिया और पाकिस्तान को अगर आपको इस लाइन में कभी याद करने में कन्फ्यूजन हो, तो आपको एक अच्छा सा इससे रिलेटेड एक फैक्ट बताता हूँ, तो उससे आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक्चुअली इसको जो ये जो लाइन है, इसका नाम रेड क्लिफ लाइन क्यों पड़ा? क्योंकि जो रेड क्लिफ नाम के एक मतलब यहाँ के जो जनरल थे जिन्होंने इसका जो बंटवारा किया था, वो रेड क्लिफ नाम के थे। उन्हीं के नाम पे इसका नाम रेड क्लिफ लाइन रखा गया था। तो ये आपको मतलब कभी अगर भूलोगे तो उसको याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। अब आते हैं दोस्तों अपने पाक क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में देश के कितने शहरों को कचरा मुक्त सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की हुई है? तो दोस्तों अभी एक सर्वेक्षण किया गया था, जो कचरा मुक्त, जैसे जहाँ डंगा उड़ंगा है इस तरह की चीज़ें, उससे मुक्त शहरों को सर्वेक्षण में टोटल ऑल मतलब जो भी है 5 जो स्टेट है उनको 5 स्टार रेटिंग हासिल हुई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। अब ये 5 कौन कौन से हैं? एक तो अपना मैसूर, मैसूर कहाँ, महाराष्ट्र, मैसूर, मैसूर का आप जानते हो, जहाँ टीपू सुल्तान वगैरह का जो था, मैसूर के युद्ध भी हुए 2 3। और एक हमारा अंबिकापुर, ये हमारा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। एक है राजकोट और सूरत, ये हमारे दोनों गुजरात में पड़ते हैं। एक है इंदौर, ये हमारा एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में केंद्र ने इस साल मई से लेकर जुलाई तक ईपीएफओ योगदान को 12% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो दोस्तों अभी ये ईपीएफओ ये क्या होता है? ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक्चुअली जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं, उनका जो पीएफ करता है, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं उसको, जो पीएफ करता है वो यही देखती है, यही संस्था ईपीएफओ ही देखता है कि उनको मतलब किस तरह से क्या उसका मेंटेन करना है, जो भी जो। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है, जैसे जो भी, जैसे कोई कंपनी होती है जिसमें 20 एम्प्लॉय रहते हैं, वो एक लिमिटेड कंपनी होती है, 20 वहाँ पे, इसलिए इनका क्या है, पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड। और ये कितना कटता है? अभी 12% कटता था टोटल। जिसकी सैलरी 15,000 से नीचे है उसका 12% कटता था, लेकिन जिसकी सैलरी 15,000 से ऊपर है तो उसका 1,800 रुपये नेट करता है। 1,800 रुपये जो हमारी जो जिसकी जो बेसिक पे स्केल होता है उसमें से कटता है, और 1,800 रुपये जो कंपनी देती है वो देती है। जो जितना हमारा कटता है उतना ही हमारी कंपनी देती है। तो वो हमारा ईपीएफओ में वहाँ जाके जमा हो जाता है एज ए प्रोविडेंट फंड के रूप में। तो अब क्या किया है, अब आपको पता ही है, कंपनियां तो ठप्प हैं, बिल्कुल काम धंधा किसी का हो नहीं रहा है। और ऐसे में कौन बेचारा प्रोविडेंट फंड देगा? लोगों को सैलरी मिल जाए वही काफ़ी है। तो ऐसे में क्या होता है, जितना प्रोविडेंट, अब जो एम्प्लॉय है उसको ज़्यादा प्रोविडेंट फंड करेगा तो उसके पास भी कैश इन हैंड नहीं रहेगा हाथ में। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अब क्या किया है कि जो 12% था उसको कट के 10% कर दिया है। मतलब अब 10% प्रोविडेंट फंड कटेगा। तो दोनों के लिए है कि इसमें जो भी है, और इसको ये किसके अंडर आता है दोस्तों? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये ईपीएफओ वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको आई थिंक ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में इस सरकार ने सकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, सॉरी दोस्तों ये स्ट्रेस कर लेना, स्ट्रीट की जगह स्ट्रेस नामक पहल की शुरुआत की थी। तो दोस्तों इसका जो 4 ऑप्शन ए बी सी डी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली एंड चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों अभी जम्मू एंड कश्मीर ने सरकार ने ये पहल की है क्योंकि अभी तो आपको पता ही है, कोरोना वायरस की वजह से सब कोई मतलब तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं बेचारे। घर निकलने से पहले भी 10 बार सोचते हैं, कहीं भी गैदरिंग या कहीं भीड़ भाड़ इलाके में भी सोचते हैं कि पता नहीं कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति आए और उनसे लग जाए तो उनकी लाइफ का डी एंड हो जाए। तो उसी को लेके उनको इस तनाव से दूर करने के लिए यह पहल की है। अब दोस्तों इसको क्या है, इसको कैसे मतलब इन्होंने दूर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग ने दूरदर्शन के माध्यम से प्रत्येक मंगलवार को 9 बजे पर, एक्चुअली जो जम्मू एंड कश्मीर का एक चैनल आता है कासिर, कासिर चैनल पर इसका प्रसारण किया है।
ठीक है दोस्तों, उसके थ्रू मतलब यहाँ पे ये सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक ये जो पहल की है ये स्टार्ट होगी दूरदर्शन के माध्यम से। अब दोस्तों बात है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर पहले क्या था, एक स्टेट था, और अब क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जब जब तक 300 धारा थी वहाँ पे तब तक ये स्टेट था, लेकिन जब 300 धारा हटा दिया गया उसके बाद ये मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो है 28। और यहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्रों को लाल तथा गैर लाल क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो महाराष्ट्र। अभी लेटेस्ट महाराष्ट्र सरकार ने इस तरह का मतलब क्या है कि वैसे तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 3 जोन है जो सरकार, हर कोई स्टेट में 3 जोन है। वो कौन से हैं? रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। जहाँ पे ग्रीन है वहाँ पे केस ना के बराबर है, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो लॉकडाउन है उसमें थोड़ी डील मिलती है। जो रेड जोन है वहाँ पे किसी तरह का कोई डील नहीं मिलती, एज ए लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। तो इस जो रेड जोन है इसको उन्होंने मतलब जोन में डिवाइड किया है, रेड जोन और नॉन रेड जोन। उसी को मतलब उसको भी उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है महाराष्ट्र सरकार ने। अब दोस्तों बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर वो उद्धव ठाकरे, और जहाँ के गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं 42, राज्यसभा सीटें हैं 19। और दोस्तों यहाँ पे ना बहुत काफ़ी फेमस नेशनल पार्क भी है, जैसे जैसे चंदौली नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नौरेगांव नेशनल पार्क है, पेंच इंजॉय, और ये है तंदाबा नेशनल पार्क। मतलब काफ़ी यहाँ पे नेशनल पार्क हैं जो काफ़ी फेमस हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अभी जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है कोरोना से वो हमारा स्टेट महाराष्ट्र ही है। वहाँ की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वहाँ के सीएम ने भी हाथ खड़े कर दिए। डेली 1000 1500 केस इंक्रीज हो रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा केस वहीं पे हैं। दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने कोविड-19 को लेकर किस तरह की जांच को लेकर WHO तैयार हुआ है? अभी दोस्तों काफ़ी टाइम से आपको आई थिंक पता ही होगा कि सभी देश डब्ल्यू एच ओ से मतलब WHO की शिकायत कर रहे हैं कि जो ये कोरोना जहाँ से फैला है उस चीज़ की जांच हो। मतलब इनडायरेक्ट वे में अगर आप देखें तो वो चाइना की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं कि चाइना में जो वुहान है वहाँ की जो लैब से ये हुआ है या यहाँ चमगादड़ से जिससे भी फैला है वहाँ की एक जांच कमेटी भेजी जाए, जिससे पता चले कि जिसका जो मेन स्रोत है वो क्या है। और दोस्तों अभी काफ़ी टाइम से ये भी सुनने में आ रहा है कि WHO ने जो इसकी जो कोरोना को लेकर जो बात थी उसमें भी काफ़ी लापरवाही बरती, या एक तरह से देखा जाए तो चाइना का साथ भी दिया है। कुछ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। तो उसी को लेकर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने है, तो WHO उसके लिए भी तैयार हो गया। वो एक मतलब टीम गठित करेगा जो चाइना में भेजी जाएगी, जहाँ से कोरोना वायरस का उद्गम स्थल माना जाता है वुहान शहर, जो वहाँ की लेबोरेटरी है वहाँ से भी। अब दोस्तों बात है जैसे कि किस किस ने अभी जैसे EU, यूरोपियन यूनियन और भारत, और जैसे USA हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सारे देशों ने जब दबाव बनाया तब जाके WHO ने ये बात स्वीकार की है कि हाँ इसकी जांच होनी चाहिए। अदरवाइज WHO क्या है इसको बिल्कुल हल्के में ले रहा था और इस तरह की कोई वो बात कर ही नहीं रहा था। पहले हर इंडिविजुअल जो कंट्री थी वही बोल रहे थे कि एक जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बट अब WHO ने बोला है तो अब 100% जांच होगी, और अब जो चीन है वो भी नानुकर नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी WHO का, क्योंकि WHO जो भी करता है उसको मतलब मोस्टली क्या है 99% कोई भी देश मना नहीं कर सकता, क्योंकि सभी देश उसके एक पार्ट हैं। और तो दोस्तों इसके जो तीन और चार ऑप्शंस हैं, इसमें जो पहला एक है किसके लिए ये जांच के लिए तैयार हुआ है, कोविड-19 के स्रोत की स्वतंत्र जांच, और बी महामारी रोकने के लिए WHO की भूमिका की जांच, और सी है ए और बी दोनों, डी नन ऑफ अबव। तो दोस्तों तो राइट आंसर वो है सी, कोविड-19 के स्रोत की जांच और महामारी को रोकने के लिए WHO की भूमिका की जांच, क्योंकि WHO ने भी इसमें कहीं ना कहीं झोल किया हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं WHO ने भी इसमें
थोड़ा मैनिपुलेट किया हुआ है चाइना को लेकर। अभी जैसे कुछ टाइम पहले जो फंड जैसे चाइना ने अभी इसको टू 2 मिलियन करोड़ मतलब हाँ $2 मिलियन की फंडिंग भी की थी WHO को। और अभी रिसेंटली आज या कल में इन्होंने टू मतलब हाँ 1 बिलियन की भी और फंडिंग की है WHO को। जबकि इस बार अमेरिका ने साफ मना कर दिया था कि हम WHO को फंडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वह चाइना का साथ दे रहा है। और कोरोना वायरस को लेकर जो इसको महामारी घोषित किया था वो WHO ने बहुत लेट से किया था, जबकि उसको पता था पहले से ही काफ़ी कि ये ऐसे ऐसे बहुत टाइम से फैल रही है। लेकिन WHO ने क्या किया है, काफ़ी लेट उसको अनाउंस किया है कि यह एक पैंडेमिक है या महामारी, मतलब बहुत लेट से घोषित किया, इसलिए अमेरिका ने जो अपनी फंडिंग थी वो भी स्टॉप कर दी थी। तो कहीं ना कहीं मेरे जहाँ तक मेरे को भी लगता है वहाँ WHO की इसमें भूमिका की भी जांच होगी, क्योंकि WHO भी कहीं ना कहीं इसमें आई थिंक दोषी मिलेगा। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे 10 क्वेश्चन से कम काफ़ी और ज़्यादा क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन 10 हैं, लेकिन इससे जब हम कई चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो उससे क्या आता है, हमारी और चीज़ें भी इम्प्रूव होती हैं। तो दोस्तों आज का हम चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई। कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैले। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।